ये कहानी लगभग 10 साल पहले की है। मैं एक छोटे से घर में बड़ा हुआ। अपने बचपन के ज्यादातर हिस्से में मैंने अपने बड़े भाई के साथ ही कमरा साझा किया। कमरे के दोनों किनारों पर 2 सिंगल बेड थे, 2 ड्रेसिंग टेबल और 2 अलमारी। इतना भी जगह नहीं था कि एक स्टडी डेस्क रखी जा सके। हालांकि कमरा बहुत तंग नहीं था, मगर आरामदायक भी नहीं कहा जा सकता था। इसलिए जब मेरा भाई कॉलेज के लिए चला गया तो मैंने तुरंत उसका बेड बाहर कर दिया और उस कमरे को, कहने को ही सही, कब्जा लिया उसकी इजाजत से। बेशक उस उम्र में आकर मुझे एक स्टडी डेस्क की बहुत जरूरत हो गई थी। इस वजह से मुझे बेसमेंट या पापा के ऑफिस में जाकर होमवर्क करने की जरूरत नहीं रह गई। ये व्यवस्था लगभग 2 साल तक आराम से चली और फिर मैं भी कॉलेज चला गया तो घर में रहना कोई मुद्दा ही नहीं रहा। कॉलेज के बाद मेरे भाई को हमारे ही शहर में नौकरी मिल गई तो हम दोनों फिर से अपने माता पिता के घर वापस शिफ्ट हो गए। और सबसे पहले उसने क्या किया, अंदाजा है? उसने हमारा पुराना साझा कमरा वापस ले लिया, जिसे मैंने इतनी मेहनत से नया सजाया संवारा था। शुरू में मुझे थोड़ी खींच हुई, लेकिन मेरे माता पिता ने समझाया कि मैंने भी तो कभी उसके साथ यही किया था, इसलिए अब यह उचित ही है। मैं उनके तर्क से बहस नहीं कर सका तो मान गया। ज्यादा समय नहीं बीता कि मुझे भी नौकरी मिल गई और मैंने भी माता पिता के घर वापस रहने का फैसला किया। लेकिन अब मेरे पास कोई अलग कमरा नहीं बचा था। मजबूरी में मुझे गेस्ट रूम में रहना पड़ा, जो मेरे पुराने कमरे के आधे साइज का था। ये गेस्ट रूम ऊपर की मंजिल पर पापा के ऑफिस के ठीक बगल में था और उसके नीचे गैराज था। हर बार जैसे ही कोई गैराज का दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाता, पूरा फ्लोर 10 सेकंड तक हिलता रहता। यह कमरा घर के कोने में बाहर की ओर उठा हुआ था, जहां 2 दीवारों पर खिड़कियां थीं, एक ड्राइववे की ओर और दूसरी घर के साइड की ओर। कमरा बहुत अच्छा तो नहीं था, लेकिन शांत और निजी था। यह घटना एक शुक्रवार की रात हुई। उस समय घर पर मैं बिल्कुल अकेला था। भाई बाल्टीमोर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए था और माता पिता हमेशा की तरह सप्ताहांत के लिए अपने बीच हाउस पर रुके हुए थे। मैं काम के बेहद थका देने वाले दिन के बाद न तो दोस्तों से मिलने गया और न ही बाहर निकला। बस खाना ऑर्डर किया और जल्दी सोने की ठानी। रात लगभग 11:30 बजे मैं बिस्तर पर आराम से किताब पढ़ रहा था। घर पूरी तरह चुप था, जो मुझे अच्छा लग रहा था। तभी अचानक मुझे गैराज का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी और पूरे फ्लोर का वही जाना पहचाना कंपन हुआ। कुछ सेकंड लगे ये समझने में कि मेरे घर का कोई भी सदस्य अभी वहां नहीं होना चाहिए। मम्मी पापा रविवार तक बीच हाउस पर रहने वाले थे और भाई अगले दिन दोपहर तक लौटने वाला नहीं था। जैसे ही ये बात दिमाग में पूरी तरह उतरी, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं तुरंत खिड़की की तरफ भागा। गैराज का दरवाजा खुला दिखाई दे रहा था, लेकिन अंधेरे में यह समझना नामुमकिन था कि अंदर कोई गाड़ी खड़ी है या वहां कौन है। मैंने तुरंत अलमारी से पुराना बेसबॉल बैट निकाला और धीरे धीरे नीचे सीढ़ियों की ओर बढ़ा। अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि शायद कोई सामान्य वजह होगी। हो सकता है मम्मी पापा कुछ भूल कर लौट आए हों, शायद भाई जल्दी आ गया हो, या शायद गैराज का दरवाजा अपने आप खुल गया हो। लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचा, मुझे घर के पिछली ओर हल्की हल्की आवाजें सुनाई दी। ध्यान से सुनने पर समझ आया कि कम से कम 2 लोग धीमी आवाज में बातचीत कर रहे थे। अब मुझे पक्का विश्वास हो गया कि कोई घर में घुस आया है। मैंने कांपते हाथों से 100 डायल किया और धीरे से ऑपरेटर को अपना पता बताया और बोला कि मेरे घर में घुसपैठ हो रही है। ऑपरेटर ने कहा कि चुप कर रहो और शोर मत करो। लेकिन उस समय दिल में अजीब सा जुनून था कि घर की रक्षा करनी चाहिए। न मानकर मैं बैट लेकर उन्हीं की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं पेरेंट्स के बेडरूम के पास पहुंचा, मुझे अलमारी और दराजों के खुलने बंद होने की आवाजें आने लगी। मैं जानता था कि मैं बेवकूफ़ी करने जा रहा हूं, लेकिन खुद को रोक नहीं पाया। गहरी सांस लेकर अचानक जितनी जोर से हो सका चिल्लाते हुए कमरे में घुस गया। सामने 2 आदमी थे जो मम्मी की अलमारी खंगाल रहे थे। मेरी उपस्थिति से दोनों चौंक गए। डर और गुस्से के मिश्रण ने मुझे हिम्मत दी। मैंने बैट हवा में घुमाकर पास वाले आदमी के पैर पर दे मारी। वह दर्द से कराहा
और गिर पड़ा। दूसरा मुझ पर झपट पड़ा और पल भर में मुझे जोर से जमीन पर गिरा दिया। वह मुझसे कहीं बड़ा और ताकतवर था। उसने मेरा बैट छीन लिया और फिर मेरे गले को दबाने लगा। मैं उसके हाथों को नोचता रहा, संतुलन पाने की कोशिश करता रहा। तभी गिरा हुआ आदमी धीरे धीरे हमारी ओर रेंगता आया और उसके हाथ में एक चमकती हुई चीज चाकू जैसी नजर आई। उसी पल एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये मेरी आखिरी रात साबित हो सकती है। दम घुटता जा रहा था और मुझे सच में लगा कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा। दिमाग में बार बार यही ख्याल कि मेरी मम्मी को कितना दुख होगा जब यह खबर मिलेगी। तभी दूर से पुलिस सायरन की हल्की आवाज सुनाई दी। इसके बाद जो आखिरी चीज मुझे याद है वह ये कि दूसरा आदमी मेरा बैट उठाकर मेरे सिर पर जोर से वार करता है। सब कुछ काला पड़ गया। जब मैंने होश संभाला तो देखा कि एक पुलिस अफसर मुझे धीरे धीरे हिला रहा था और मेरी हालत पूछ रहा था। समझ आने में कुछ सेकंड लगे कि हुआ क्या था। कमरा बेतरतीब पड़ा था और पिछला दरवाजा खुला हुआ था। घुसपैठिए सायरन सुनकर भाग चुके थे। मुझे चेतावनी दी गई कि अधिक न हिलूं क्योंकि सिर पर चोट लग सकती थी। जांच पड़ताल और फोटोज लेने के बाद पुलिस ने कहा कि अपराधी पड़ोस से फरार हो चुके हैं। मैंने अपने माता पिता और भाई को कॉल करके सब बताया। मम्मी पापा मुझ पर जमकर बरसे कि मैंने इतनी मूर्खता क्यों की। सच कहूं तो उन्होंने सही ही कहा। अगर मैं छुपा रहता तो शायद पुलिस उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती। दुर्भाग्य से वे लोग कभी नहीं पकड़े गए। उसके बाद पापा ने तुरंत घर भर में सिक्योरिटी सिस्टम लगवाया, कैमरे, मोशन सेंसर्स, लाइट्स, सब कुछ। लेकिन कई दिनों तक मुझे सबसे ज्यादा यही परेशान करता रहा कि उन्हें गैराज का दरवाजा खोलने का तरीका कैसे पता था। वह वायरलेस स्विच मेरी कार में फिट था और मैं अक्सर कार को लॉक करना भूल जाता था। इसका मतलब ये था कि वे हमारे परिवार को भली भांति जानते थे। उन्हें यह भी मालूम था कि मेरे माता पिता उस वीकेंड घर पर नहीं रहेंगे और भाई शहर से बाहर है। आज भी मेरे पापा सोचकर सिहर उठते हैं कि यह किसी अपने की करतूत हो सकती है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उस रात ने मुझे पूरी तरह बदल दिया, पर जिंदगी को देखने का नजरिया जरूर बदल गया। मौत को सामने महसूस करने का एहसास बहुत अलग होता है। वह पल जब मैंने सोच लिया था कि सब खत्म है, वह आज भी मेरी रूह को भीतर तक हिला देता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।